नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनोज कुमार नाई। इतने दिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो राजनीति विज्ञान से संबंधित थे और हमने राजनीति विज्ञान में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और उन वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं कि वो वीडियो आपको कैसे लगे। आज हम, जैसा कि मैं आपको पहले से बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के हिसाब से चल रहा है। तो कक्षा 10 के अंदर जो पहला पाठ है स्वर्णिम भारत, पहला पाठ है स्वर्णिम भारत। ये प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी, प्रारंभ से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना, मोहम्मद गोरी ने आकर के भारत में शासन की शुरुआत की, वहां तक यानी उस समय तक हमारा जो टॉपिक है, जो ये पाठ है वो ये पहला पाठ कक्षा 10 के अंदर लगाया गया। उस दौरान यदि हम भारत के इतिहास की बात करें, हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो इतिहास का वास्तविक तौर से प्रारंभ माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी और कालांतर में ये आकर के और ये क्या है कि ये सभ्यता नष्ट हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता के क्या की शुरुआत के साथ भारत के इतिहास की मुख्यतः शुरुआत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम अध्ययन करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता नामों से पता चलता है कि जिस समय वेदों की रचना की गई, अर्थात वेद जिस समय रचे गए, आप जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी जिस समय वेदों की रचना की गई और वेदों के आधार पर हमारा समाज संचालित था और चलता था, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता। और जैसे जैसे वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। यदि हम उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उत्तर वैदिक सभ्यता का जो समय था उस दौरान क्या हुआ, किस महाजनपदों का उदय हुआ। अब हुआ क्या कि ये वैदिक सभ्यता से शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता में क्या था कि वैदिक सभ्यता के अंदर एक व्यक्ति और उसका परिवार, व्यक्ति व व्यक्ति का परिवार, जो आज भी परिवार होता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और उसमें परिवार जो थे वो अलग अलग नहीं रह करके और एक समूह में रहा करते थे। कि जब बहुत सारे परिवार एक साथ एक समूह में मिलकर के रहते थे तो उस समूह को कबीला कहा करते थे। उस समूह को कबीला कहा करते थे। यह वैदिक सभ्यता में था। वैदिक सभ्यता में इतना था कि व्यक्ति और उसका परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर के और एक कबीलों का निर्माण करते थे। अब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, बहुत सारे जो कबीले थे, कबीलों का समूह मिलकर के और आगे जाकर के जन कहलाने लगे। अब बहुत सारे आपस में जन मिलकर के और एक जनपद बना, जनपद। उत्तर वैदिक सभ्यता तक हमारे देश में यह हालत था कि जन था और जनपद था। अब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद में और महाजनपदों का उदय हुआ, अर्थात 600 ईस्वी से
600 से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व, यानी आज से 2600 वर्ष पहले, आज से 2600 वर्ष पहले है वो इन महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का जो उदय हुआ वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 325 ईस्वी पूर्व के दौरान क्या हुआ कि महाजनपदों का उदय होने की हमें जानकारी मिलती है। उस समय क्या हुआ कि जो भारत था वो छोटे छोटे अनेक प्रकार के टुकड़ों में विभक्त हुआ था और ये जो महाजनपद थे ये काफी शक्तिशाली भी थे। अब हम बात करते हैं कि महाजनपद पदों की हमें जानकारी कहां से मिलती है। महाजनपदों की जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है जानकारी, महाजनपदों की जो हमें जानकारी मिलती है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम हमें महाजनपदों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है कि महाजनपद है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या है वो 16 थी। महाजनपदों के समय के लिए हम बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक इनका विकास हुआ और उसके बाद में आप जानते हैं कि ये मौर्य शासनकाल से पहले की बात है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार हमें सबसे पहले इनकी जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अब बात करते हैं कि उनकी संख्या, तो उनकी संख्या है वो 16 थी। तो कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी कौन कौन सी राजधानी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं महाजनपदों की संख्या। अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूर्य, अस्मक, अवंती, 15 नंबर है गांधार और 16 नंबर है कंबोज। ये 16 महाजनपदों के नाम है। इन 16 महाजनपदों की जो राजधानियां है वो राजधानियां भी पूछी जाती है और हमें राजधानियों को याद भी करना है। यदि हम बात करें तो एक एक की हम राजधानी लिखते हैं तो देखते हैं अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवंश, काशी की वाराणसी, कौशल की अयोध्या, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वज्जी की विदेह या मिथिला, मल की
कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की कांपिल्य, मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन की मथुरा। अस्मक, अस्मक की यदि हम बात करें तो अस्मक की जो राजधानी है वह पोतन। अवंती, अवंती की दो राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको यदि हम याद करना चाहें तो जो 16 महाजनपद है इनको एक साथ याद करना थोड़ा कठिन है, तो इनको हम अलग अलग चार 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 के टुकड़ों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बांटे हैं आप देख सकते हैं कि यदि हम एक क्रम में 16 के 16 महाजनपदों को याद करना चाहें तो थोड़ा कठिन है, और यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो टुकड़ों में बांटने से हमारा जो टॉपिक है आप जानते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। 16 के 16 महाजनपद है, इनको एक साथ याद करना कठिन, इसलिए मैंने क्या किया, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। चार चार के टुकड़ों में इन्हें बांटिए और आप आसानी पूर्वक इनको याद कर सकते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन लगभग हर पेपर के अंदर आता है। पिछली रीट की यदि हम बात करें तो इस जो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 राजधानियां पूछी गई थी। तो फिर से देख लें, अंग देश की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवत, काशी की वाराणसी, कौशल की अयोध्या, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वज्जी की विदेह या मिथिला, मल्ल की कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की कांपिल्य, मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन, अवंती की उज्जैन या महिष्मती, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर। ये महाजनपदों, ये 16 महाजनपद थे जिनके नामों और उनकी राजधानियों के बारे में हमने जाना, और इन्हीं की जानकारी देने वाला ग्रंथ है वह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो महाजनपद है, ये महाजनपद पूरे भारत में फैले हुए थे, उत्तर भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक। और इन महाजनपदों में आगे जाकर के और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आया वो महाजनपद था मगध का महाजनपद, जिसे आगे जाकर के मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। लेकिन उससे पहले जो राजधानी थी वो गिरिवत या फिर राजगृह थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जनपद, अगली बात है कि राजस्थान में जनपद, यदि हम इन महाजनपदों में से महाजनपद और इसके अतिरिक्त और छोटे जनपद भी थे जो राजस्थान में भी फैले हुए थे, हमारे राज्य राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि 4 जनपद थे। राजस्थान में जो जनपद थे उनकी संख्या थी 4। एक था मत्स्य, एक सूरसेन, एक सीवी और एक था जाट। हमने अभी भी पढ़ा कि जो मत्स्य और जो सूरसेन है ये दोनों के दोनों महाजनपद थे, यानी मत्स्य और सूरसेन दोनों महाजनपद वे थे। और ये जो सीवी और ये जो जंगल है ये दोनों थे जनपद। मत्स्य और सूरसेन
ये दो थे महाजनपद, और सीवी और जो जंगल है वो थे जनपद। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं हम, मत्स्य जनपद। जो मत्स्य जनपद है, यह जनपद वर्तमान में यदि हम बात करें तो जो हमारे राजस्थान का जयपुर जिला है, और यदि हम विस्तार से इसकी विस्तार या क्षेत्रफल की बात करें तो यह चंबल घाटी से लेकर के और सरस्वती, जो लुप्त हो चुकी नदी है, सरस्वती नदी के पार तक फैला हुआ था। मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी हमें हमारे ग्रंथ महाभारत के बारे में, महाभारत को जब हम देखते हैं तब उसमें भी मिलता है कि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो मत्स्य जनपद के राजा विराट के यहाँ बिताया था, और उसी विराट के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर पड़ी। ये मत्स्य जनपद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर में स्थित है। यह मत्स्य जनपद, जिसका क्षेत्रफल चंबल घाटी से लेकर के और सरस्वती नदी के पार तक फैला हुआ था, और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में विराट कहा जाता है। और इस मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी है वो हमें महाभारत से भी मिलती है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्य जनपद के राजा विराट के यहाँ बिताया था, और इस जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं सूरसेन जनपद। अगले जनपद की यदि हम महाजनपद की बात करें तो सूरसेन की बात करते हैं। तो सूरसेन जो जनपद है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र तक फैला हुआ था। यह जो सूरसेन है, इसकी राजधानी थी वो मथुरा थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, और ये उस समय में एक महाजनपद था। अगले यदि हम जनपद की बात करें तो अगला हमारा जनपद है सीवी। सीवी जो जनपद था ये मूल रूप से पंजाब, सीवी एक जाति है जो मूल रूप से पंजाब पाकिस्तान की रहने वाली थी, लेकिन समय के अंतराल में जब इनके साथ विकट परिस्थितियां आई तो इन्होंने क्या किया कि अपना स्थान बदल लिया, और वहां से आकर के, और ये राजस्थान के वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नगरी चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बना लिया, और वहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं पर रहने लगे। तो ये सीवी जनपद जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, और इन सीवी एक जाति थी, और इस सीवी जाति की जो राजधानी थी वो थी नगरी चित्तौड़गढ़। अगले यदि हम राजस्थान के अंदर महाजनपद की बात करें तो वो अगला जनपद है वो है जांगल। जांगल के बारे में आप जानते हैं कि जांगल है वो उस समय वर्तमान का बीकानेर व जोधपुर, वर्तमान के बीकानेर व जोधपुर को उस समय में जांगल कहा जाता था। और ये जो जांगल था, इस जांगल देश की राजधानी थी